इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र कपूर जी के बेटे, और कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, रोहन कपूर की। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। थैंक यू इम्तियाज़ भाई, थैंक और यू। आपको सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे महेंद्र जी की 90th बर्थडे की। जी जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बोलेंगे दर्शकों के लिए, आप उनका ही महेंद्र सर का आपको एक गाना दर्शकों को डेडिकेट करिए। उनके इतने बर्थडे के लिए मैं कहूँगा कि चलिए उनकी तरफ से जी कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। क्या कुछ आपको कुछ याद है उनके स्ट्रगल डेज, या कभी वो स्ट्रगल डेज अपने बताते थे तो? क्योंकि उस जब महेंद्र जी जब यहाँ पे आए इंडस्ट्री में, उस टाइम पे ऑलरेडी रफ़ी साहब बहुत पूरी तरह से जी छाए थे। या फिर किशोर दा थे, मुकेश जी थे, सभी थे। और उस टाइम पे लोगों का एक पर्सपेक्टिव रहता था, मैं बस इसी सिंगर को लूँगा, इन्हीं से गवाऊँगा। तो उस टाइम पे अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल काम था। देखिए, जहाँ तक प्रोफेशन का काम बात है, आई थिंक माई फादर वॉज वेरी लकी। सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल में हमारे श्रोता जो हैं, जो लोग यहाँ पर सुनने वाले देखने वाले हैं, ये जानते ही होंगे कि डैड केम थ्रू मर्फी मेट्रो कॉन्टेस्ट। यस। तो 5 जो दिग्गज कंपोजर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम नौशाद साहब, और फिर वहाँ पर मदन मोहन जी, अनिल बिश्वास साहब, वसंत देसाई और श्री रामचंद्र अन्ना, ये पांचों जो थे जजेस थे, और पांचों ने उनको चुना ऑल इंडिया में सबसे नंबर 1। तो उनकी एक शर्त थी कि या एक लाइन या एक गाना जो उससे बन पाता है कंपोजर से, उस विनर को उनको गवाना है। तो डैड वाज लकी कि उनको पहले अन्ना ने नवरंग में गवाया, आधा है चंद्रमा राधा दी, आज भी वो सुपर हिट सबसे गाना पहली है। रिकॉर्डिंग थी जी। उनकी। फिर वहाँ पर नौशाद साहब ने उनको बुलाया। नौशाद साहब तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे डैड से, वो भी बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत मुश्किल गाना उनको दिया, चांद छुपा और तारे डूबे रात गज़ब की आई। ये था सोनी महिवाल फिल्म का, उसका क्लाइमैक्स गाना था। तो मुझे डैड सुनाते हैं कि नौशाद साहब ने बुलाया मुझे और बोलते हैं कि महेंद्र, ऐसा है बेटा, ये सुर बहुत ऊंची है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और उसी बैकग्राउंड के साथ ये लिंक होते हुए गाना आने वाला है, तो मैं सुर चेंज नहीं कर सकता। और ये जो इसका हाई स्केल है वो इतना ऊंचा जा रहा है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कंपोज तो कर लिया मैंने, लेकिन ये होगा कैसे, तो तुम कोशिश करो। खूब रिहर्सल हुई उसके ऊपर, खूब शकील साहब बैठते थे वहाँ पर, नौशाद साहब, और डैड ने बोला कि पापा जी बुलाते थे नौशाद साहब, पापा जी आप आशीर्वाद देंगे, करवाएंगे, क्यों नहीं होगा, कोशिश करते हैं। तो हुआ, और इतने खुश हुए, और वो मेरे ख्याल पूरी फिल्म में सबसे हाईलाइट उस गाने को मिला। जी जी। फिर उसके बाद नवरंग आ गई थी, वो आधा है चंद्रमा और बाकी जो गाने, फिर शामिल शामिल बरन, कोमल कोमल चरण, वो भी बहुत चला था। फिर वो होली का गाना वो चल गया था, जा रे नट खट जो आशा जी के साथ ड्यूएट था। जी जी। तो वो गाने, नटखट ना छेड़ मरा घूंघट, वो भी गाना बहुत, वो फिल्म ही पूरी म्यूजिकल हिट हो गई थी। जी जी। फिर वहाँ इत्तेफाकन देखिए, नौशाद साहब का जो गाना था वो ट्रांसफ़र हो रहा था टेप पर, जो बड़ी टेप थी ना, वहाँ से नागरा एक छोटा स्पूल टेप था 1/4 इंच का, जिसके ऊपर शूटिंग्स के लिए ट्रांसफ़र हुआ करता था। जब ट्रांसफ़र हो रहा था, यश जी अपनी BR फिल्म्स के लिए वो बुकिंग करने गए थे महबूब स्टूडियोज़ में। तो कौशिक जी जो थे रिकॉर्डर्स थे वहाँ पर, तो उन्होंने सुना गाना, वो जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो वो बड़े स्पीकर पे सुनाई दे रहा था। और यार ये क्या आवाज़ है, कौन है ये? बोला सुनो। कहते लगता है रफ़ी साहब की तरह है, लेकिन है नहीं रफ़ी साहब, कोई और किस्म की, ये अलग आवाज़ है। बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, रफ़ी साहब तो है नहीं, लेकिन ये कौन है? तो उन्होंने कहा आप बताएं कौन है। कहते मैं बताता हूँ तुमको, ये नया लड़का है, इसका नाम महेंद्र कपूर है। तो कहते हैं कौशिक साहब, ऐसा था कि मेरी फिल्म का जो हीरो है राजेंद्र कुमार, वो बहुत यंग है, एक कॉलेज का स्टूडेंट है, और मैं कोई नई आवाज़ ही चाह रहा था उसके लिए।
तो क्या आप मुझे इनका नंबर देंगे महेंद्र जी का? तो डैड ने बोला हाँ। अब ना कौशिक साहब ने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने जाकर पापा जी मतलब चोपड़ा साहब को कहा कि उनकी पहली फिल्म थी BR फिल्म्स में यश चोपड़ा जी की, अच्छा, धूल का फूल। दूर का, अरे तो उन्होंने जाकर चोपड़ा साहब पापा उन्होंने कहा जब तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें पसंद आई आवाज़ तो रखो महेंद्र को, उसमें क्या। वो तो जानते भी नहीं थे डैड को कौन है महेंद्र को कौन। तो ही कॉल्ड अप डैड एंड डैड वेंट एंड फिर उसके बाद सब गाने, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ जो सुपरहिट हो गया था, सुपरहिट गाना था। गाना हो गया था। फिर और भी कोई रोमांटिक गाने थे लता जी के साथ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। अब ये सिलसिला ऐसा हुआ कि जैसे एक हैट्रिक हो गया था डैड के लिए। पहले सोनी मेहवाल भी हिट हो गई, फिर उसके बाद नवरंग भी चल गई, वो भी चल गई, तो उनका एक मुकाम बन सा गया था। लेकिन देखिए ऐसा है, फैक्ट ये है कि रफ़ी साहब के शागिर्द थे डैड। ही हैड ओनली वन पीपल एवर इन हिज लाइफ। और पीपल क्या, मैं तो कहूँगा जो डैड का और रफ़ी साहब का रिलेशन था शायद ही किसी बाप बेटे का भी हुआ हो। अच्छा, ऐसा रिलेशन? इतना प्यार करते थे रफ़ी साहब डैड को। वो डैड स्कूल में थे, अब ये तो बहुत लंबी बात है लेकिन मैं आपको कहूँ कि कुछ 12 वर्ष की उम्र थी डैड की और फिल्म जुगनू रिलीज़ हुई थी। तो रफ़ी साहब का नाम, अभी ये 1946-47 की बात है, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है। तो नूरजहान और दिलीप साहब की जोड़ी थी उसमें। हाँ किरदार थे उनका, और रफ़ी साहब और नूरजहान जी का गाना था इसमें, नौशाद साहब का। तो मेरे ग्रैंडफादर को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, थे बिजनेसमैन, लेकिन उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। वो ला के तवा बोलते थे उस ज़माने में, देखो 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 सब कुछ शोर में जाता, मैं नया तवा लेकर आया हूँ, सब सुनेंगे सब सुनेंगे सब सुनेंगे। तो ग्रामाफोन पर लगाया, तो डैड कहते हैं जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ आई तो मेरे रोम रोम में कहते जैसे वो कहते इलेक्ट्रिक सा एक फीलिंग आया मेरे में कि यार ये कौन सी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। वो गाना था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत कर के भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। ये रफ़ी साहब का गाना था, नूरजहान जी के साथ ड्यूएट था। तो डैड तो दीवाने से हो गए थे उस ज़माने में। अब वो स्कूल में टीचर सिखा रही है हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ये मियाँ जो बैठे हैं अपने डेस्क पे, जैसे लोग लिखते हैं ना राम राम या जीसस जीसस या अल्लाह अल्लाह, डैड लिखा करते थे रफ़ी 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 रफ़ी। तो वो टीचर ने देखना इस बच्चे का ध्यान तो है नहीं, तो उसने आगे पूछा, हे कपूर उठो। डैड छोटे से थे, बोली क्या लिखता है तुम? बोला कुछ नहीं छुपा ले, नहीं तुम दिखाओ मेरे को। दिखाए तो ये क्या बकवास है, मैं ज्योग्राफी सिखा रही, तुम रफ़ी 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 लिखता है, कौन है ये रफ़ी? तो चुप, 12 साल का बच्चा क्या जवाब दे। राइट। तो इधर आओ। कॉपी पे रफ़ी रफ़ी लिखते थे वो। तो उन्होंने फुटरूलर लेकर उनको मारते थे यहाँ पर, जोर जोर से मारते थे। डैड रोते थे लेकिन रुकते नहीं थे लिखने के लिए। अब ये आलम हुआ तो उनके साथ एक लड़का बैठा था, ही वाज अ मुस्लिम बॉय। तो उसने बोला कि ये लड़का नाम तो लगता है मुस्लिम है रफ़ी, तो मैं पता करता हूँ अपने अब्बा से कि कौन है ये मोहम्मद रफ़ी, कहाँ रहता है ये। तो उन्होंने पता करके दिया। खैर पहले तो डैड किसी लॉन्ड्री पे पहुंच गए, वो भी मोहम्मद रफ़ी थे, तो बड़े लंबे से। डैड बोलते इतना लंबा साहबी, इतनी मासूम आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़, इस साहबी की तो हो नहीं सकती। तो बोला बेटा आप किस लिए आए यहाँ पर? तो बोला कुछ नहीं, आपका गाना बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कहता है मैं गाता तो हूँ नहीं, तुम कोई कपड़े देने थे तो दे दो मेरे को। बोला मुझे कपड़े नहीं देने मुझे आपका। तो कहते हैं आप गलत मोहम्मद रफ़ी के पास आए हैं। अगर मैं समझ गया, वो समझ गए, थोड़ी बुजुर्ग आदमी थे, तो बड़ा छोटा सा बच्चा आया तो उन्होंने बड़ा प्यार जताया। बोला कि सही एड्रेस मैं आपको देता हूँ, आप भिंडी बाज़ार में किताब मंजिल में जाइए, सेकंड फ्लोर पे ये मोहम्मद रफ़ी रहते हैं, मैं अलग मोहम्मद रफ़ी हूँ। तो डैडी पहुँचे रफ़ी साहब के पास, और डैडी ने घंटी बजाई तो ये वो बनैन पहनी और लुंगी पहनी हुई, किसी ने दरवाज़ा खोला। तो बोला हाँ जी कौन? तो देखा छोटा बच्चा, क्या काम है? तो अंदर से आवाज़ आई कि रफ़ी कौन है? बोला पता नहीं कौन है। तो बोला किससे मिलना है? तो बोला मुझे मोहम्मद रफ़ी से मिलना है, रफ़ी साहब से मिलना है। तो मैं ही हूँ मोहम्मद रफ़ी। बोलो बेटा क्या काम है? तो बोला नहीं बस मुझे आपसे मिलना था। तो अंदर से आवाज़ आई हमीद भाई की। हमीद भाई उनके बड़े भाई थे। और रफ़ी कौन है, अंदर बुला ले, बच्चा सा लग रहा है, बुला ले अंदर। तो रफ़ी आ जाओ अंदर आ जाओ। तो डैडी चले गए, सोफ़ा पे बिठाया। तो बोला कि बेटा आप कैसे आना हुआ? तो बोला नहीं मैं बस वो
का गाना सुना था तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मिलने गई वो, अरे वेरी नाइस वेरी नाइस, कहाँ के हैं बेटा, ऐसे बातों बातों में पूछा कहाँ के हैं बेटा, तो बोला जी हम पंजाब के हैं। पंजाब कहाँ? तो अमृतसर। लो हम भी अमृतसर के। तो बोला लेकिन आप आए यहाँ पर, आपके वालिद को पता है? तो डैड चुप हो गए, कहते हैं हाँ पता है। तो कहते हैं वो तो काम क्या था तुम्हें दरअसल? कहते मुझे म्यूज़िक सीखना था, मुझे म्यूज़िक सॉरी इतनी हिम्मत नहीं बोलने की कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, मेरे बड़े भाई को म्यूज़िक सीखना है। बोला यार बड़े भाई को म्यूज़िक सीखना है और तुम यहाँ पर आए हो? खैर कहते हैं वो बड़े भाई आएंगे ना? बोले हाँ आएंगे, तो वालिद को और बड़े भाई को ले आना साथ में। रफ़ी साहब ने कहा? हमीद भाई और रफ़ी साहब दोनों ने। अच्छा। रफ़ी साहब तो बहुत कम बोलते थे, अच्छा। हमीद भाई बोलते थे तो ले आना। तो अगले दिन मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अंकल डैडी के साथ गए। अब गए तो दोनों तीनों बैठे सोफ़ा पे, तो हमीद भाई आए वहाँ से, भाई रफ़ी साहब बहुत छोटे थे उनसे, बहुत बड़े थे हमीद भाई उनसे। अच्छा। तो ही शो एड्रेस हिम एज रफ़ी, और ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग रफ़ी साहब फ्रॉम लाहौर टू बॉम्बे। ओके, हमीद भाई। हमीद भाई उनके सगे भाई नहीं थे, लेकिन भाइयों से बढ़कर थे, बिकॉज उनके बड़े भाई जो थे रफ़ी साहब के, उनके बड़े जिगरी दोस्त थे, और घर पे बच्चों वाला ही मुकाम था उनका, मतलब जैसे घर के ही सदस्य का मुकाम था उनका। जी जी। तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, और रफ़ी साहब तो उनको बिल्कुल वालिद की तरह रिस्पेक्ट करते थे, एक फादर की तरह। तो रफ़ी बेटा एक काम कर, तू चटाई बिछा और ये बाजा रख, और भाई किसने सीखना। तो इससे पहले कि रफ़ी साहब उठे डैड दौड़े गए, चटाई उठाई, उन्होंने बिछा दिया, बाजा लिया और रख दिया वहाँ पर। तब हमीद भाई बताया अब रुक जाओ यार, अब बहुत नौटंकी हो गई। मैं समझ गया अब किसको सीखना है और किसको नहीं सीखना है। ये बच्चा बोल नहीं रहा, सीखना तो इसी ने, तो दोनों हंस पड़े मेरे अंकल और ग्रैंडफादर कि भाई सीखना इसी ने, इसी को शौक बहुत ज़्यादा है। तो फिर इन्होंने सीखना शुरू किया रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब ने कहना, अब रफ़ी साहब को इतना प्यार हो गया डैड के साथ, वो मेरी ग्रैंड मदर को फ़ोन किया करते थे, बीजी बुलाते थे उनको, बीजी। बोला हाँ जी, महिंदर स्कूल से आ गया? तो बोला हाँ जी रफ़ी साहब आ गया। अच्छा तो आज रिकॉर्डिंग है तो उसको नीचे भेज दो, मैं आता हूँ लेने। तो रफ़ी साहब खुद अपनी गाड़ी चलाते थे, और वो वहाँ भिंडी बाज़ार में रहा करते थे, और हम लोग प्रिंसेस स्ट्रीट में, तो वहाँ से बहुत नज़दीक था, 5-7-10 मिनट का रहा फासला था। वहाँ से गाड़ी चलाकर, तो मेरा जो सर्वेंट था मेरी ग्रैंड मदर का, वो हाथ पकड़ के डैडी हाफ पैंट्स में टी शर्ट में खड़े रहते थे नीचे, और रफ़ी साहब ने बिठा लेना साथ में, और फिर रिकॉर्डिंग्स पे जाना उनके साथ। फिर जब रिकॉर्डिंग अच्छी हो जानी, रफ़ी साहब बोले कैसी हुई? बहुत अच्छी हुई, चलो चलो लस्सी पीते हम दोनों। फिर ग्रांट रोड पे एक लस्सी की दुकान थी, वहाँ पर बाहर अंदर नहीं जाते थे, बाहर पाँप पाँप 2 हॉर्न बजाए, तो जो काउंटर पे बैठा था उसको मालूम था रफ़ी साहब आए, तो 2 लस्सियाँ मलाई मार के बर्फ़ डाल के आते आते तो एक डैड पिया करते थे, एक रफ़ी साहब पिया करते थे। तो ऐसा उनके साथ, और कई साल फिर जब डैडी मेट्रो मॉफ़ी जीते, तो पहली बार प्लेन में बैठे रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब बोलते हैं चल कलकत्ता में शो है महिंदर, तू जीता है ऑल इंडिया यार, मैं बहुत, मेरा शागिर्द मेरा बच्चा है तू, चल हम चलते हैं साथ में हम लोग। फिर जब डैडी लाइन में आए, फिर रफ़ी साहब ने कहा था डैड को कि महिंदर देख, तेरी आवाज़ ना मुझसे बहुत मिलती जुलती, हम दोनों की आवाज़ें बहुत सिमिलर टेक्सचर्स की हैं, तो बेटा हम लोग साथ में ड्यूएट तो कभी नहीं गाएंगे, क्योंकि लोग हमसे कुश्ती लड़वाएंगे, और हम यहाँ बाप बेटे की तरह गुरु शागिर्द हैं, हम कुश्ती नहीं लड़ने हैं यहाँ, हम गाना गाने, तो खूब गाने का, लेकिन हम लोग ड्यूएट नहीं गाएंगे कभी। जो आपकी हुक्म, जो आपने बोला, उनको अच्छा नहीं लगा कि हम ड्यूएट क्यों ना गाएं, मेरे फादर हैं, मेरे आदर्श हैं, तो उनके साथ। बट रफ़ी साहब ने कहा तो डैड वो उनका कहा हुआ पत्थर का लकीर था उनके लिए, बस उन्होंने कह दिया तो बस हो गई बात। ठीक है रफ़ी साहब, जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही होगा। लेकिन एक डुएट तो गाया था रफ़ी साहब के साथ, जिसको तलत जी ने पहले किया था, रिकॉर्ड किया था, फिर तलत जी को रिप्लेस करके महिंदर जी ने गाया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, यूट्यूब पे बहुत बकवास लोगों ने बोली, एक्सक्यूज मैंने देखा नहीं, मैं यूट्यूब पे नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ, मैं इत्तेफाकन मैंने देखा ये बात। अच्छा। और मुझे बहुत चोट पहुंची कि लोग पता नहीं करते कि असलियत क्या है, शायद नहीं मासूम, लेकिन फिर नहीं डालना चाहिए उनको ये बात। इसकी मैं हकीकत आपको बताता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसके बारे में। डैड भी बहुत कम, ज़्यादा जब तक आप पूछो ना बोलने वाले लोगों से थे नहीं। तो मैंने मनोज अंकल से पूछा, मैं मनोज अंकल के साथ बैठा हुआ उनके रूम में, हम दोनों गुफ्तगू में थे, तो मैंने कहा अंकल क्या हुआ था, क्यों आपने तरह साहब? कहते देखो रोहन ऐसा है कि वो सिचुएशन ऐसी थी जहाँ दिलीप साहब और मैं अपने किरदार में एक ऐसे मुकाम पर आए थे जहाँ ये जजमेंट होने वाली थी कौन सा हीरो
एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट था हीरो फिल्म का, गाना बड़ा अच्छा था। रफ़ी साहब तो थे ही पहाड़ी है, उनकी तो आवाज़ का क्या मुकाबला। तो तलत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। तलत साहब से बिकॉज ही वॉज स्मोकिंग, ही हैड सम अस्थमैटिक प्रॉब्लम, उनसे गाया नहीं गया था अच्छी तरह से। तो कहते अगर तलत साहब की आवाज़ रहती, जो कि कहते जिसको तलत साहब को मैं खुद बहुत चाहता हूँ, लेकिन अगर वो रहती तो मेरे किरदार को फ़र्क पड़ जाना था। ओके। तो मैंने नौशाद साहब से, और कहते मैंने नहीं, पूरे यूनिट ने कहा कि इसको डब करवाना चाहिए। और वो थे डायरेक्टर जो थे बहुत मशहूर थे। ये महज एक डायरेक्टर थे जिनको नौशाद साहब बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। अच्छा। ये फिल्म तो साउथ की थी, मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा, लेकिन जो डायरेक्टर थे बहुत बड़ी वो, खैर आ जाएगा। मैं वो गाना बड़ा हिट था वो गाना बोल, कैसी हसीन आज बहारों की रात शाम है, एक चांद आसमां में है, एक मेरे साथ है। ऐसे था दोनों का, जी, बहुत शानदार बहुत गाना। प्यारा गाना था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको डब करवा लीजिए। उन्होंने डैडी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा किसी और सिंगर से डब करवाइए, उनसे गाया नहीं गया। तो नौशाद साहब बट नेचुरल, रफ़ी साहब के सामने और गाएगा कौन फिर। राइट। फ़ोन किया डैडी को, महेंद्र रिकॉर्डिंग है, आप आइए। तो अब ये डैडी ने बात मुझे सुनाई थी, कहते मुझे बुलाया नौशाद साहब ने। तो मैं गया वहाँ पर, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा गाना था, तरत मियाँ से गाया नहीं गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी महेंद्र, और वाकई ऐसे गड़बड़ है, तो बेटा तुमको डब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं तो डब करूँगा नहीं। बोला क्यों? कहा तलत साहब के गाने गाते गाते मैं बड़ा हुआ हूँ। तो तलत साहब की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, स्टेज पे मुझे कॉलेज में जितनी तालियाँ पड़ी वो सब तलत साहब के गानों पे पड़ी, और मैं उनके गानों के ऊपर डब करूँ, मैं ये पाप नहीं करूँगा। पापा जी मुझसे मत करवाइए, आप किसी और से करवा लीजिए। मैं देखो महेंद्र ऐसा है, मैं तलत साहब से आपकी अभी बात कराता हूँ। तो उन्होंने लगाया तलत साहब को फ़ोन, बोला तलत साहब ऐसा ऐसा हुआ। मतलब मैंने तुमसे पहले ही कहा था नौशाद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तुम खैर जो हो गया हो गया। अब मैंने महेंद्र को बोला है, अब ये चोजन हिम टू सिंग, अब वो ना कर रहा है बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स यू टू मच, तो क्या किया जाए इसका। तो बोला उसको मेरे पास भेजो। तो उनका घर जो है नौशाद साहब का और तलत साहब का एक गली आगे पीछे है, मतलब काट रोड पे नौशाद साहब का घर, उसके बिल्कुल पीछे तलत साहब का घर था। महेंद्र नौशाद ने कहा महेंद्र जी मेरी खातिर आप तलत साहब को मिल लीजिए, वो आपको मिलना चाहते हैं। डैडी गए, उनके पैरों को हाथ लगाया, पापा जी बैठो बैठो महेंद्र। तो देखो बेटा ऐसा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम नहीं गाओ तो किसी और को गवाना पड़ेगा, और जब सब चाहते हैं तुम गाओ और मैं भी चाहता हूँ तुम गाओ, तो क्यों ना तुम गाओ इस गाने को, और मेरी खातिर तुम गाओ इस गाने को, मुझे खुशी होगी, आप गाइए इस गाने को। तब जाकर डैड ने गाया उस गाने को और ड्यूट किया उनके साथ। और लोगों ने उसको ट्विस्ट कहीं और कर दिया। और लोगों ने कहा जी वो मनोज कुमार को महेंद्र कपूर ही चाहिए था। ठीक है, महेंद्र कपूर की आवाज़ उनको बहुत सूट करती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था। रफ़ी साहब ने बहुत गाने गाए, मुकेश जी ने बहुत गाने गाए, तलत साहब ने बहुत गाने गाए उनके लिए, वो सबकी रिस्पेक्ट किया। वो बड़े म्यूजिकल आदमी हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट किया करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो मतलब हर आर्टिस्ट को, देखिए ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं अरे ऐसा है वैसा है वो टीम, ऐसा नहीं है। उस ज़माने में एक ओपन वो था, फील था। अगर ओपिनियर को महेंद्र चाहिए तो महेंद्र ही चाहिए, उसको रफ़ी साहब चाहिए तो रफ़ी साहब ही चाहिए। उन लोगों को कोई डिक्टेट करे, कोई माइकल हाल पैदा नहीं हुआ जो इन लोगों को डिक्टेट कर जाए कि नहीं इसको लो, नहीं इसको नहीं लो, इसको लो और इसको लो। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब फजूल की बातें, मन घड़त लोगों की बातें हैं, इसका कोई मान ही नहीं है। ये लोगों ने जितना काम किया अपनी मर्ज़ी से किया, जितना गवाया या गाया या जो भी किया अपनी मर्ज़ी से, अपने मर्ज़ी के राजा थे वो लोग, स्वाभिमानी लोग थे वो लोग। बिल्कुल। एक चीज़ और भी है, आज चांद पे हम लोग पहुंचे हुए हैं सब जी, और महेंद्र जी की वो आवाज़, वो गाना जीरो ना देता अगर देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। जी। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला चलता ही गया।
यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्या शानदार आवाज़, और आपकी आवाज़ भी कम नहीं है नहीं कहीं नहीं से नहीं भी। नहीं, मैं तो इनके रति बराबर भी कुछ कर जाऊं तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। मैं तो इनको बहुत डैड ने बहुत मेहनत, बड़ी शिद्दत, बहुत ज़्यादा उसके साथ। मनोज कुमार जी के साथ उनका बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थे, जी और जी बी आर चोपड़ा साहब के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, उनकी बहुत फिल्मों में गाने गाए हैं। और मेरा ख्याल है बी आर चोपड़ा साहब तो महेंद्र जी के अलावा किसी और को गवाते भी गवाते भी नहीं थे। वक्त में सिर्फ एक गाना था जो रफ़ी साहब से, सिर्फ रफ़ी साहब ने वो गाना गाया था, वरना महेंद्र जी के सब गाने थे उसमें। जी जी। और चूंकि वो शायद रवि साहब जो थे, उन्होंने बोला ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब पे ही ज़्यादा सूट करेगा, तो वो था। तो हम उनसे पूछेंगे, आपने तो बहुत करीब से देखा, दोनों को बहुत करीब से देखा, बिहार साहब को भी और मनोज कुमार साहब को भी। तो मनोज कुमार साहब की कुछ यादें हैं जो साथ में डैडी के, आप सब साथ में रहते हो? मनोज जी के बारे में तो मैं जितना मनोज अंकल में कहूँ, मनोज अंकल के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन मैं ये बात कहूँ, उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो शुरू जब हुआ, डैड को बुलाया गया था शहीद फिल्म के लिए गाना गाने के लिए, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो उसमें मुकेश जी थे, मन्नत था साथ में, 2-3 सिंगर थे, लेकिन डैड का मेन था जो मनोज जी के लिए था। और उसमें कुछ सैड पार्ट से, कुछ वो पार्ट से, कहीं ना कहीं मनोज जी को लगा उसमें कि यार महेंद्र जी में ना वो देशभक्ति की जो भावना है वो वैसी है, आग जैसी मुझ में है। तो डैड को उन्होंने जब जैसे रिकॉर्डिंग, तब तो हीरो थे, एज ए हीरो तो बहुत गाने गाए डैड ने उनके, रफ़ी साहब ने बहुत गाने गाए, सबने गाए, मुकेश जी ने गाए। तो जब उनके अंदर उन्होंने देखा कि यार ये जो आवाज़ है इसमें वो देशभक्ति की जो एक वो रूह है वो बहुत मतलब इट इज़ वेरी एविडेंट, बहुत नज़र आती है। तो उन्होंने डैड को रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि पापा जी, महेंद्र जी, मैं अब खुद अपनी फिल्म बनाने लगा हूँ। वो ये फिल्म उनकी नहीं थी, शहीद जो थी, ही वॉज एज ए हीरो, ही वॉज द मेन गाइड देयर, ही वॉज द मेन पर्सन देयर, लेकिन प्रोडक्शन और वो सब किसी और। तो उन्होंने कहा ये मैं जब अपनी फिल्म बनाऊंगा पहली तो मैं आपको लूँगा और आप मेरे गाने गाएंगे, महेंद्र जी आप गाएंगे ना? तो मैंने बोला हाँ। तो मन ही मन डैड कहते हैं यार मुझे लगा फिल्मी बात है, गाना अच्छा हो गया, लोग प्रभावित होते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, बाद में कोई बुलाता है नहीं बुलाते, सब नसीब की बातें, लक की बातें हैं। सॉरी। कुछ अरसा बीता तो डैड को फ़ोन आया कि पापा जी मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ। डैड, अरे मनोज जी, हाँ जी बोलो, याद है ना आपको मैंने बोला था कि मैं अपनी फिल्म शुरू करूँगा? मैंने कहा हाँ आपने कहा था, तो मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और आप आएंगे मेरे मकान पे जहाँ मैं ठहरा हूँ? कहा मैं आ जाऊँगा। तो कल परसों जो भी दिन उन्होंने मुकर्रर किया, तो डैड की रिहर्सल थी रोशन जी की, रोशन म्यूजिक डायरेक्टर की। डैड ने कहा मैं जुहू आ ही रहा हूँ, तो मनोज जी मैं आपको पहले मिल लूँगा, फिर उसके बाद मैं पापा जी के रोशन साहब के साथ चला जाऊँगा म्यूज़िक रूम पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब डैड सुनाते हैं कि मैं सुबह 10 बजे टाइम था पापा जी के यहाँ, रोशन साहब के यहाँ, तो मैं 9 बजे मनोज को मिलने पहुँच गया। तो मनोज जी ने बोला, उन्होंने 9 बजे बोला था, 10, साढ़े 10, 11 तक आएंगे, तो 9 बजे पहुँचे, तो सब सो रहे थे वहाँ पर। तो डैड ने 2-3 बार घंटी बजाई, तो मनोज जी ने, कौन? वो कह रहे मनोज जी तुम आ गए क्या वक्त? ओ सॉरी 9 बज गए और आप पहुँच भी गए, आइए अंदर आइए। तो 2 लोग और वहाँ पर सो रहे थे उसी हॉल में। उठ 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 उठ, देख कौन आए, ओए केवल उठ, ओए उठ उठ। वो कौन है? वो दूसरे ने उठाया, और देख बिंदर जी आए, चल चाय बना। वो कौन थे? धर्म जी। तीनों सो रहे थे, केवल का जो धर्म जी और मनोज जी स्ट्रगलर्स थे, एक ही जगह पर। देख उठ। तो पापा जी उठे, धर्म जी ने जाके चाय बनाई, उन्होंने, डैड ने बातें की उनके साथ, वो सब सिलसिला हुआ, और फिर गाने रिकॉर्ड हुए उपकार के, उनकी पहली प्रोडक्शन डायरेक्शन थी। वो ऐसा हलचल शुरू हो गई, प्राण साहब तो रुके ना किसी को तारीफ़ करते हुए। अब प्राण साहब ने राज कपूर साहब के साथ भी काम किया हुआ, वही शांताराम जी के साथ, मतलब बड़े बड़े दिग्गज जो मेकर्स हैं उन सब के साथ काम किया उन्होंने। लेकिन वो मनोज कुमार जी की तारीफ़ करते हुए रुके ना, और हकीकत में जब पिक्चर लगी तो ऐसी लगी कि पूछो मत। और इसके गाने भी सब सुपर गाने भी सुपर हिट हो गए थे।
आज भी जब देशभक्ति के गाने बजते हैं तो महेंद्र जी वो सब गाने जो हैं लाइन से बजा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस फिल्म का तो मेरी देश की धरती, और मेरी देश की धरती तो मैंने हाल ही में मुझे मनोज अंकल ने बताया था, कहते कि कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर। देखिए किसी भी उम्र के आदमी को, चाहे वो 100 साल के हों, चाहे 8 साल 10 साल 15 साल, जो भी बच्चे ने होश संभाली जो गाना सुनता हो, कोई गाना और सुना हो ना सुना हो, मेरी देश की धरती के बारे में तो उसको मालूम पड़े होता ही होगा उसको 100% कि ये गाना है ना, ऐसा की बात है। तो वो यदि सबसे प्रचलित गाना, मैंने कहा अच्छी बात है। तो हर अच्छा, जब ये रफ़ी साहब और लता जी की जब बीच रिफ्ट हुई, जब उन चीज़ों को लेके, तो उस टाइम पे रफ़ी साहब ने लता जी के साथ गाने बंद हो गए दोनों के, तो महेंद्र जी को उस टाइम पे काफ़ी गाने लता जी के साथ भी मौके मिले मौके गाने, मिले। तो वो जो दौर था वो कैसा था, वो कैसे बताते थे? क्योंकि रफ़ी साहब एक तो रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब तो उनके फादर समान थे बिल्कुल। और देखिए लेकिन ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि जब उस टाइम पर डैड थे तो रफ़ी साहब की जगह मुकेश जी को भी ले सकते थे, तलत साहब को भी ले सकते थे, किशोर कुमार को भी किशोर दादा को भी ले सकते थे। वो ओपन फील्ड थी। आपके पास 10 सिंगर हैं यहाँ पर, सपोज एक नहीं गा रहा, तो आपके पास 9 दूसरे तो हैं ना। लेकिन महेंद्र जी की आवाज़ दिलीप साहब मैं से ये बोलते यही रफ़ी साहब से। हाँ यही मैं कहने जा रहा हूँ कि जब डायरेक्टर्स चूज़ करते थे डैड को, तो इसलिए नहीं कि रफ़ी साहब नहीं गा रहे उसको, तो वो फिर कंपोज़र भी वैसे ही कंपोज करते थे। अब जो गाने थे आप उनको सुनेंगे तो उसमें स्टाइल अलग झलकती है। अब जैसे मदन मोहन जी का था, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये लता जी के 10 फेवरेट गानों में से था। ये बता दे कि हम किधर, ये तो लगता ही है कि बना हुआ डैड के लिए है गाना। तो ऐसा नहीं था। जब वो रफ़ी साहब को, वो लोग इतना प्यार करते थे हर सिंगर से, जब रफ़ी साहब को बुलाएं तो उनकी स्टाइल से ही गाना कंपोज करते थे वो लोग। ये बात है, एक एज मिल जाता है इंसान को, बिकॉज एट दैट टाइम डैड वाज वेरी न्यू इन हिज करियर, तो शायद उनको ये बेनिफिट मिला होगा इस बात का कि एका दुक्का कहीं कोई जहाँ पर रफ़ी साहब ना जा सके हों वहाँ वो चले गए। बट अदरवाइज़ ये इंडस्ट्री बहुत ओपन फील्ड थी। वहाँ सुमन कल्याणपुर जी जो थी, उन्होंने बहुत से गाने गाए रफ़ी साहब के साथ। वो बहुत अच्छी सिंगर हैं, सुमन आंटी तो बहुत ही लायक सिंगर हैं वो बहुत कमाल के गाने गाए, लेकिन अरे गजब के गाने गाए उन्होंने। उनको ड्यू क्रेडिट मिला नहीं। लोग उतना समझ नहीं पाते हैं कि वो गाने उन्हीं के। देखिए इम्तियाज़ ऐसा है, ऐसा मेरा मानना नहीं सबका मानना है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये जो है ना इसे क्या कहें, इसे कहें कि एक एक्स फैक्टर होता है ज़िंदगी में जी। ये। अब जो अकॉर्डिंग टू अगर हिंदू धर्म को माना जाए, हम लोग मानते हैं पूर्ण जन्म, जी मानते हैं पूर्ण जन्म। जी तो पूर्ण जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कईयों के कि इस जन्म में वो कैसे भी कुछ करें, लेकिन उनका नाम इतना प्रचलित होता है बिकॉज उनके बैंक बैलेंस जो डीड्स का कर, जो अमल कहते हैं हमारे इस्लाम में, अमल करते हैं या कर्म कहते हैं हिंदुओं में, जो कर्म थे उनका जो बैंक बैलेंस इतना आता है वहाँ पर कि वो उनको एक जैसे बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम सा बन जाता है। तो ये अब ये चक्कर जो है ये सिलसिला चलता ही रहेगा ज़िंदगी का। अब मैं आपसे बताऊं कि रफ़ी साहब और डैड कलकत्ता गए साथ में जी। तो जो बंगाली वहाँ पर जो थे तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ था, स्टेडियम में था, नेताजी स्टेडियम में शो था। तो कुछ लोकल आर्टिस्ट थे रफ़ी साहब के गाने से पहले, तो उन्होंने आके बोला, रफ़ी दादा आपको हम 3 बजे रात को बुलाएगा, और ये रात है 9 बजे की बात। तो डैड ने बोला मंदर खाना खा लेते हैं हम लोग। तो बोला खाना खा लेते हैं, खाना खा लिया, अब लेट जाते हैं, सोना नहीं, लेट जाते हैं ताकि डल ना हो जाऊँ, फिर मैं परफॉर्म क्या करूँगा। मैं ठीक है भाई। अब 2 बिस्तरे, दोनों लेटे हुए हैं, डैड लेटे हुए, रफ़ी साहब लेटे हुए हैं। अब पंखा देख रहे हैं, कितनी देर देखेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भर, बोर हो गए। मैं चल यार बाहर टेरिस पे चलते हैं, वहाँ वरांडा था रूम के बाहर, बड़ा वरांडा था, वहाँ गए दोनों। तो डैड ऊपर देखकर आसमान की तरफ, ये मैंने एक रूहानी किसी मेरे एक एपिसोड्स हैं वेब सीरीज़, उसमें मैंने ये सीरीज़ पूरा बताया हुआ उनके साथ, मैं आपको दोहराता हूँ जी। तो देख कर गया तो ऊपर क्या चांद, क्या सितारे, क्या इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था वहाँ से। तो डैडी को बोलते हैं महेंद्र, तो यार जिस मालिक ने ये सब बनाया है उसको जब घमंड ना हुआ तो हम क्या चीज़ हैं यार,
हम हमारी क्या वजूद उस इस सृष्टि में, धरती इतनी सी, धरती में रफ़ी इतना सा, महेंद्र तो इतना सा, हम दोनों इतने इतने से, हमारा वजूद क्या है हकीकत में। तो मुझे बता कि ये आवाज़ जो है मेरी, रफ़ी साहब का अपना कहना था, ये मेरी जो आवाज़ है उसकी देन है, ये उसकी रहमत है। अगर वो रहमत हटा दे मुझसे तो मुझे कौन पूछेगा महेंद्र, कौन मेरी इज्जत करेगा, मैं कैसे गा पाऊँगा। तो डैड ने कहा भाई बात तो सही है, चल उसकी हम लोग इबादत करते हैं। तो डैड को बोला तू पूजा कर, मैं बैठता हूँ। दोनों बैठ के अपना ध्यान में लग गए वहाँ पर। उस मालिक को शुक्रिया करते कि उन्होंने हमको ये आवाज़ दी कि हम लोग उस लाइन। तो ये जो करता धरता जो ये है वो मालिक बैठा हुआ है हर एक को। और वो ये क्या करते थे रहते थे कि महेंद्र ये नहीं कि संगीत हमारे साथ ख़त्म हो जाता है, हमसे कई बहुत अच्छे हैं जिनके नसीब में शोहरत नहीं लिखी थी, तो वो भी इस बात को कबूल करते थे और कहा करते थे कि हमसे बहुत अच्छे अच्छे। ये बात कभी किसी डैड को बेटा अहंकार कभी मत लाना अपने में, क्योंकि हमसे बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं यहाँ पर जिनके तकदीर में नहीं था शोहरत को पाना, तो इसलिए हम लोग उन्होंने शोहरत नहीं पाई। तो इज़्ज़त शोहरत वो जैसे कहा करते हैं, पुरानी कहावत है जी। क्या, यश अवयश फिर ज़र ज़मीन जेवर, ये जो है ये सब मालिक, तकदीर बोल दो, मालिक बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर से आपको मिलती हैं, राइट ना कि आपका जन्म से अधिकार होता है। राइट। इज्जत शोहरत सब उसके हाथ में है, सब उसके हाथ जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, में जिल्लत है। इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दो बातें हैं ही नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं महेंद्र सर कितना अफेक्टेड थे इन दोनों की लड़ाई से, जब इन लोग में मतलब बातचीत देखिए बंद हो गई, ऐसा गाने बंद हो था, गए। ऐसा था, बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था डैड के लिए। को लता जी डैड से बहुत प्यार किया करती थी। डैड बिगैन हिज करियर, तब लता जी ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया था। लता जी तो थी, वो भी बहुत महान सिंगर थी अपनी जगह पर। तो वो थे, रफ़ी साहब तो उनके उस्ताद और पिता समान थे। अब दोनों की बातों से उनको अलग रहना था कि मैं इन चक्रों, ना उनसे कोई लेना देना था उस बात का या कुछ था। एक सिलसिला हुआ था उनका, लेकिन उससे ऐसा कोई इसका नहीं था। तो वो बड़े न्यूट्रल थे। रफ़ी साहब को फिर भी मिलना था उनका, लता जी के घर भी उनका हमारा, बिकॉज हम लोग बहुत नज़दीक रहा करते थे। हम जहाँ हमारा घर था पुराना, जहाँ हम लोग रहा करते थे, हमारे बिल्कुल बगल में मदन मोहन अंकल का घर था, मदन मोहन जी का घर था। आगे कल्याण जी, आनंद जी अंकल, उन दोनों का घर था। फिर थोड़ा और नीचे आए तो पेड्रो जो पूरा म्यूजिकल, उसके आगे लता जी और आशा जी दोनों का घर था। इस तरफ जाए नेपेंसी रोड तो मुकेश जी का घर था। रफ़ी साहब बांद्रा में थे तब, बांद्रा में थे। तो बिल्कुल घरेलू जैसा मामला था। तो ये उस ज़माने की खूबी ये थी कि ना कभी लता जी ने कभी भी लाइफ में निंदा की होगी रफ़ी साहब की किसी स्टूडियो में जाकर, ना कभी रफ़ी साहब ने बात जिक्र छेड़ा होगा इसका। इतना शर्म, इतनी इज्जत, इतनी अपने कलीग के लिए होती थी कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं किसी मुद्दे को लेकर हुई, उस मुद्दे के कारण ये नहीं हो रहा हमारा आपस में गाना, छोड़ दो इस बात को, और उनके साथ गाने गाएंगे। इस बात को हम लोगों ने ज़्यादा इसको सीरियसली, वो बोलते हैं उसको, एनालाइज किया, वरना उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं था। लिया नहीं था, सही में। अच्छा, आप वैसे ही बहुत हैंडसम, आज भी बहुत हैंडसम लगते हैं आप तो। आपने लव 86 में आपने हमने देखा था आपको, और आप मतलब आपको क्या लगा, मतलब आपने इतनी अच्छी शुरुआत की तो इंडस्ट्री जो है वो आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया इंडस्ट्री से, जी, तो उसके पीछे वजह क्या मानते देखिए हैं? अगर इसका लॉजिकल और अगर इसका वो प्रैक्टिकल रीज़न बोलें तो इसमें डेफिनेटली बातें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे एक तो वो जो हमने बात की कि हर एक के नसीब में जो होता है, जितना उनके लिखा हुआ है उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं, एक श्वास ज़्यादा नहीं आप ले सकते अगर जितना आपकी श्वासें लिखी हुई हैं, है ना। तो उसी तरह ये जब मैं इंडस्ट्री में आया, सबसे पहले मैंने अपना करियर जो शुरू किया था वो मनोज कुमार जी के असिस्टेंट रहा मैं क्रांति फिल्म में। तो मैंने 4 साल गुजारे। मैं दिलीप साहब का बड़ा पेट बन गया था उस ज़माने में, और मैंने पूरी बैकग्राउंड म्यूज़िक देखी प्यारे भाई को रिकॉर्ड करते हुए। फिर मैंने बड़ा एक्सपीरियंस लिया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने कॉलेजिंग के बाद मुझे शफ़ी नामदार साहब ने थिएटर में काम दिया, एज एन एक्टर मैंने काम किया वहाँ पर। उसी दौरान मुझे यश जी ने सिलेक्ट किया एज ए हीरो इन फासले। जी, फासले। तो फासले में फ़राह और मैं, हम दोनों थे, एंड मैंने काम किया।
अब यश जी ने शर्त ये रखी थी कि तुम मेरे साथ हीरो के तौर पे काम करोगे और किसी की फिल्म साइन नहीं करोगे आप। तो अब जब यश जी ने लॉन्च किया मुझे तो बहुत हंगामा हुआ, बड़ी हलचल हुई कि नए पैर को यश चोपड़ा ने, वो बंदा जो कभी अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, अनिल कपूर से हटा नहीं, उसने राजेश खन्ना से उसने एक नई जोड़ी को बनाया। तो खैर, तो उससे बहुत एडवांटेज मिला मुझे, बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन यश जी मानते नहीं थे। नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो अच्छे घर के लड़की हो, तुम्हें नहीं ज़रूरत है, तुम नहीं साइन करना, मेरी फिल्म रिलीज़ हो जाए, हिट हो जाए, उसके बाद तुम करना फिल्म में। यश जी की तमन्ना ये थी। अच्छा। गलत नीयत से नहीं, उन्होंने अपने एक एज अ ब्लेसिंग बोला था। लेकिन उसी दौरान बहुत से अच्छे लोगों ने मुझे साइन किया, कहा कि ठीक है यश जी की फिल्म की रिलीज़ की बात करेंगे, ये हम करेंगे। जैसे हमारे बी.आर. चोपड़ा साहब ने ही साइन किया था मुझे, फिर उसके बाद गफ्फार भाई नडियाडवाला साहब ने मुझे साइन किया था, फिर मोहन कुमार साहब ने मुझे, जो ए ग्रेड प्रोड्यूसर थे ना, वो सब उन्होंने मुझे साइन किया था। फिर इस्माइल शेरफ साहब के साथ मैंने फिल्म की थी लव 86 प्राणलाल मेहता जी के, जहाँ गोविंदा मेरे साथ थे। फिर उसके बाद ईमानदार की प्रकाश मेहरा जी की, जहाँ संजय दत्त और मैं साथ में थे, हम लोगों ने साथ में काम किया। फिर चंद फिल्में और उसमें भी फराह के साथ थी। नाम वो लकी जोड़ी मानी गई थी। इत्तेफाकन हम लोगों ने काम बहुत किया साथ में। अब हुआ ये कि फिल्म फास्टली चली नहीं जी। बॉक्स ऑफिस में, इट वॉज एब्सोल्युटली मिस टाइम्ड। बड़ी रोमांटिक, बड़ी वो दत्सा भी रोमांस कर रही हैं रेखा जी के साथ, हमारी मेन जोड़ी जो थी फराह की मेरी, हम भी रोमांस में थे, और फारूक शेख साहब एक उस मिडिल एज में थे, वो उनका दीप्ति नवल जी के साथ, और वो ज़माना शुरू हो गया था डिशम मार धाड़, ये वो एक्शन डांस वांस का। तो वो टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी, जो भी रीज़न आप बोलो, लेकिन फिल्म चली नहीं। जितनी फिल्में अंडर प्रोडक्शन थी, जैसे लव 86 जिसका काम शुरू हो गया था, जो मैंने यश जी से लड़के परमिशन ली थी। अच्छा। हाँ, मगर मुझे इस्माइल शेरफ साहब का काम बहुत अच्छा लगा था, उनको नेशनल अवार्ड मिला था एक फिल्म के लिए। मेरा ख्याल शफी नामदार साहब और शबाना आज़मी जी थी उसमें, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने। मैंने ये फिल्म मैं छोड़ूंगा नहीं, ये जो चल तू कर ले, और बाद में रिलीज़ होगी। मैं कहा बाद में रिलीज़ होगी, आप इत्मीनान रखें। फिर उसके बाद ईमानदार के लिए प्रकाश मेहरा जी ने मुझे बुला लिया था। तो खैर उसके बाद जब ये फिल्में ऐसी थोड़ी सी डामाडोल हुई, तो उस ज़माने में थोड़ा सा जो प्रोडक्शन साइड था ना, सिवाय इन ए ग्रेड प्रोड्यूसर्स को छोड़ के, आपकी गली के बाहर पान वाले के पास थोड़े से पैसे आ गए, वो भी प्रोड्यूसर बन गया, कोई चने वाले के पास पैसे आ गए, वो भी प्रोड्यूसर बन गया। इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। कोई उटपटांग से लोग आने शुरू हो गए। मुझे एक ऐसे लोग आते थे, इतना हंसी आती थी, समझ नहीं कि गुस्सा है, समझ नहीं आता था। एक आदमी आया मेरे पास, जैसे मैं दीवार का रीमेक बना रहा हूँ, वो शशि कपूर जी के रोल के लिए मैंने फलाना हीरो लिया है, आप अमित जी के रोल के लिए करेंगे, ये करेंगे। मैं पूरी उनकी सुनता रहा। मैंने कहा ठीक है। उनका भाई साहब मुझे बताइए, जब दीवार मौजूद है, दीवार लोग देख सकते हैं, जब VHS टेप का ज़माना शुरू हो गया था, मैंने कहा VHS टेप पे भी आ जाएगी अभी, लोग हमारी फिल्म देखेंगे क्यों, आप ये बताएंगे? वो भाई साहब इसमें 2 फाइट सीन और डाले मैंने, 4 रेप सीन और डाले मैंने कहा भाई साहब ऐसे करें, आप जाकर किसी और को साइन कर लें, मैं ये फिल्म करूँगा नहीं। तो इस किस्म के बेहुदा लोग आना शुरू हो गए थे। और ये जब होना शुरू हुआ और मेरा थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों से हटना शुरू हुआ, वहाँ बहुत से शो ऑर्गेनाइजर्स जो इंटरनेशनल बड़े थे, डैड को अप्रोच करते कि महेंद्र जी, रोहन का इतना नाम है, तो आप एज फादर एंड सन क्यों नहीं आते शो करने के लिए? तो फिर मैंने डैड के साथ जाना शुरू किया, और फिर इतना सक्सेसफुल हुआ। हमने हज़ारों में शोज़ के साथ में, उनकी ब्लेसिंग से उन्होंने मुझे ये तमीज़ सिखाई, शो पे कैसे करते हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं। मैं डांस नंबर्स भी किया करता था, सब कुछ। तो बहुत अच्छा हमारा एक वक्त गुजरा। तो वो जो वक्त था, वो मतलब वो डिप्रेशन में नहीं गया, ना। आपने उसको जो है यूटिलाइज कर लिया। जी। नहीं, बहुत अच्छा है। और रोहन जी, हमें पूरा यकीन है आज जो दर्शक जो देख रहे हैं, उनको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मिसगाइडेड थे वो लोग यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। आज उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं सुनने को, जो करेक्ट हैं और जो सही हैं, और दिल से बात की है रोहन जी ने। अपने दर्शकों की तरफ से आप कुछ शुक्रिया अदा करेंगे? बिल्कुल।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बोलते हैं जो कई बार एक कहावत है हमारे में कि भगवान से बड़ा भक्त, अगर भक्त ना होता तो भगवान की पूजा कौन करता। तो आर्टिस्ट से बड़ा है उसको सुनने वाला, उसको चाहने वाला। अगर आप प्यार ना दें, अगर आप हौसला ना बढ़ाएं हमारा, तो फिर हम घर पे बैठ के अपने आप को जंगल में मोर नाचा किसने देखा हाँ, वो वाली बात हो जाती है। तो इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, योर ब्लेसिंग्स, योर लव, दैट एन आर्टिस्ट सर्वाइव्स, दैट एन आर्टिस्ट इज़ एबल टू डू हिज बेस्ट। और दिल करता है कि हम और बेटर करें और आपको खुश कर सकें और कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने पेश करें। ये जो आर्टिस्ट में एक चाह होती है वो सिर्फ अपने व्यूअर, अपने जो दर्शक हैं उनसे मिलती है। और आप ये देते रहें हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देते रहें। ऐसी ही हमारी एक नहीं रोहन जी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ। चलते चलते दर्शकों के लिए एक गाना जरूर सुनेंगे आपसे हम। दर्शकों के लिए जो बोलें आप इम्तियाज़ भाई, कैसा कौन सा गाना आप बताएं। इतने तो हिट गाने हैं मतलब अभी अलविदा निकाह के सारे मत गाने। कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। निकाह के हाँ जी।